वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 से हिंदी कोर का सैंपल पेपर 2 देखने वाले हैं। और ये आपका प्रैक्टिस पेपर है। इसमें जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित आपको पेपर करवाया जा रहा है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका मैसेज जरूर देखूंगा, कोशिश करूंगा पूरी। और मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2, यानी कि जो आपका प्रैक्टिस पेपर 2 हिंदी कोर आपका विषय है। 3 घंटे का पेपर रहने वाला है और 80 नंबर का पेपर है। और अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये खंड का है आपका, जिसमें अपठित गद्यांश रहते हैं। ठीक है, तो अपठित गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके और उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश स्किप करवा के सीधा जो आपका आगे का है वो करवाने वाला हूँ। आप बाकी इसको सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है। जितने भी इसमें क्वेश्चन डाल रखे हैं बहुत चांसेस है कि सिमिलर कुछ ऐसा ही आपका अपठित गद्यांश आ सकता है। तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे इसको स्किप करके हम अगले सीधा जो भी हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उस पर चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आ रखे हैं। फिर ये पद्यांश दिया हुआ है। जल्दी ही मैं आपको एक वीडियो दूंगा, क्योंकि बच्चों को पद्यांश में बहुत दिक्कत आती है कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो इसका तरीका बताऊंगा आपको मैं, तो थोड़ा सा वेट करिएगा आप। और जो अपठित पद्यांश है उसका जितना भी कंटेंट है ये सामने लिखा हुआ है। इसको आप देख सकते हैं वीडियो को, जो है आप पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं। सो ये अथवा में एक और पद्यांश दे रखा है आपको, ठीक है, और ये इसके प्रश्न हैं जिसका आपको आंसर देना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न है वो जो है प्रश्न नंबर 3। और 5 क्वेश्चन है एक एक नंबर के। पत्रकारिता को प्रजातंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है? तो ये चौथा स्तंभ है भाई। भारत में पहला छापाखाना कब लगा था? 1556 में लगा था। फिर है पहले छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? गुटेनबर्ग जी को जाता है। मुद्रित माध्यम की कमजोरी क्या है? इसे निरक्षर नहीं पढ़ सकते, यानी कि जो अनपढ़ है वो कैसे पढ़ेगा भाई। फिर है उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस में किया जाता है? समाचार पत्र में किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली आपको पता है कि भाई ये अगर पिरामिड है तो उल्टा पिरामिड में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इंट्रो या मुखड़ा, फिर मुख्य एक बात, फिर लास्ट में उसका कंक्लूजन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, फिर और कम इंपॉर्टेंट, फिर सबसे कम इंपॉर्टेंट, ऐसे इसका ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद है काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके उत्तर दीजिए। तो इसमें है सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो ये पतंग से आपकी कविता आ रखी है। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार शरद ऋतु कब व कैसे आती है? वर्षा ऋतु के बाद, प्रकृति का और अधिक सुंदर होना और उल्लासित वातावरण, साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाकर, या उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीजें सही है। चमकीली इशारों में क्या भाव है? तो चमकीले इशारों में स्वच्छ एवं साफ आकाश आप कह सकते हो, काफी चमकीला रहता है। आकाश को इतना मुलायम बताते हुए से कवि का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे तात्पर्य यह है कि साफ आकाश में बच्चे ऊंचाई तक पतंग उड़ा सकते हैं और सफेद बादलों के कारण आकाश मुलायम था। तो ये दोनों ही सही है। फिर है अलंकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो अलंकार की दृष्टि से हो सके, सीटियां, स अनुप्रास अलंकार, मुलायम बनाते हुए उपमा अलंकार, चमकीले इशारों से उत्प्रेक्षा, घंटी बजाते हुए अनुप्रास। तो पहला वाला ही सही है भाई, स आ रहा है। फिर है शरद रूपी बालक क्या चाहता है? तो दुनिया के सबसे पतले, हल्के और रंगीन कागज की पतंग आसमान में ऊंचाई तक उड़ सके, या पतंग आकाश में ऊंची ना उड़ सके, या पतंग के साथ बच्चे भी अपनी बाल सुलभ कल्पनाओं के साथ आसमान में उड़ने के आनंद की अनुभूति कर सके। तो इसके अंदर आप अगर देखोगे दुनिया के सबसे पतले, हल्के और रंगीन कागज की पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके, और उसके बाद जो ये अगला वाला जो दिया हुआ है ये क और ग ये सही है, यानी कि जो हमारा घ विकल्प है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछता है, गद्यांश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो
इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सौहार्द और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भाई बाजार दर्शन से ही आपका रखा है। तो गद्यांश में सद्भाव के ह्रास की बात की जा रही है, तो किस सद्भाव के ह्रास की, ग्राहक के सद्भाव की या दुकानदार के सद्भाव की? तो ये दोनों का ही ह्रास होता है भाई। सद्भाव के ह्रास का क्या परिणाम होता है? ग्राहक पैसे की ताकत दिखाता है, बहुत खरीदारी करता है, दुकानदार निरर्थक वस्तुएं बेच देता है। तो उपयुक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा अगर आप इसको पढ़ते हैं। फिर आगे है ऐसे बाजार को, यानी कि ऐसे बाजार को कथन से क्या मतलब है? तो ऐसे बाजार का मतलब है जहां कपट होता है, छल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद विकल्पों में से किसी एक सही को चुनिए। देखो, तो इसमें दोनों को अच्छे से पढ़ना है, पहले वाले का दूसरे से कोई कनेक्शन है या नहीं है आपको ये थोड़ा सा देखना है। तो कथन है सद्भाव के ह्रास युक्त बाजार को मानवता के लिए विडंबना की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सद्भाव के ह्रास मनुष्यता के पोषक है। तो भाई इसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो ए हमारा सही है, लेकिन आर उसकी गलत व्याख्या कर रहा है, तो ग सही हो जाएगा। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अब हमें। उपयुक्त पाठ के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं, विष्णु खरे जी हैं या धर्मवीर भारती हैं? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसके कौन है लेखक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर है कहानी सिल्वर वेडिंग में किशन दा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य है? तो इसमें क्या तात्पर्य है, क्या आप इसमें बता सकते हैं मुझे कि इसके अंदर कहानीकार क्या कहना चाह रहे हैं? आगे बढ़ते हैं अब हम। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है, उसे पता नहीं है कि मृत्यु का कारण क्या था। फिर है कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। तो इस असफलता का कारण क्या था? क्योंकि वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे, यही इसका आंसर होगा। तीसरा है किशन दा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, क्योंकि कहानी सिल्वर वेडिंग से सही विकल्प छांटिए। तो क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि यशोधर बाबू के घर में किशन दा के लिए स्थान का अभाव था, तो इसीलिए वो सहायता नहीं कर पाए थे। फिर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित थे? मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी या दजला फरात सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं, आपको पता ही होगा। ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर माना जाता है मोहनजोदड़ो को, तो घ यहाँ पे सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, मुर्दों का टीला इसका अर्थ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग 5000 थी, मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग 85,000 थी, मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग 1500 थी, मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग 100 थी। तो इसके अंदर केवल दो इसका सही आंसर, लगभग 85,000 माना जाता है कि वहां की आबादी जो है वो थी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जूझ कहानी के कथानक आनंदा ने अपने पढ़ने की बात अपनी मां से ही क्यों करी? क्योंकि पिता से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया आएगी ऐसी उसको उम्मीद नहीं थी, उसको लगता नहीं था कि पिताजी सीरियस लेंगे। जूझ कहानी का नायक आनंदा खेतों में काम क्यों करता था? क्योंकि पिता की जिम्मेदारियों का भार उसके ऊपर था, तो वो भार उठाने के लिए उसको खेतों में काम करना पड़ रहा था। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि मास्टर सौंदलगेकर जी का आनंदा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भाई वह कविता लेखन पठन में रुचि लेने लगा था, ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद सेक्शन बी है हमारा, वर्णात्मक प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं हमारे। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें है देखो, सबसे पहले है रचनात्मक लेखन, आपको किसी एक टॉपिक पर लिखना है। पहला टॉपिक है कोरोना के बाद स्कूल में पहला दिन, जब मैंने पहला पौधा लगाया, बोर्ड परीक्षा से एक रात पहले बिजली का चले जाना। तो ये तीनों में से किसी एक पर आपको लिखना है। फिर है कहानी और नाटक में क्या क्या असमानताएं होती हैं, अब ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहानी और नाटक में क्या क्या असमानताएं हैं? तो कहानी एक ऐसी गद्य विधा होती है जिसमें जीवन के किसी एक अंक विशेष का मनोरंजन से पूरा बताया जाता है, चित्रण किया जाता है, जबकि नाटक एक ऐसी गद्य विधा है जिसको मंच पर दिखाया जाता है। कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है, जबकि नाटक का संबंध तो भाई लेखक से भी होता है, निर्देशक से भी होता है, दर्शक से भी होता है, श्रोताओं से भी होता है। फिर है कि भाई कहानी कहीं या पढ़ी जा सकती है, नाटक को मंच पर ही दिखाया जा सकता है। तो ये इसमें सही हो जाएगा, का इसका मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद
रेडियो नाटक की विशेषताएं अब हमें बतानी है। ठीक है भाई, तो भाई रेडियो नाटक की विशेषता में ये होता है कि रेडियो नाटक में पात्रों से संबंधित सारी जानकारियां संवाद से पता चलती है, कन्वर्सेशन से पता चलती है। पात्रों की जो चारित्रिक विशेषता होती है, जब वो बातचीत करते हैं तो पता चलता है। और जो है जितना भी इसमें संवाद का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें होती है। और इसके अलावा संवाद जितने भी होते हैं उसी से ही श्रोताओं तक मैसेज पहुंचाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये दो हमने कर लिए हैं, तीसरा आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी दो ही करने थे। फिर उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 60 शब्दों में देने हैं। विशेष लेखन का मतलब बताना है आपको भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है, देखो भाई समाचार नॉर्मल जो होते हैं उसके अलावा खेल, अर्थव्यवस्था, व्यापार, सिनेमा, मनोरंजन और अलग विषयों पर लिखना, ठीक है, और सामान्य विषय से हटकर जब हम लिखते हैं तो वो हमारा विशेष लेखन हो जाता है। फिर उसके बाद है साक्षात्कार, यानी कि जो इंटरव्यू होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो साक्षात्कार क्या होता है कि भाई इससे आपको उसके बारे में कुछ पता चलता है। ठीक है, कि मतलब साक्षात्कार से ही आपको पता चलता है कि भाई क्या है सामने वाले के बारे में आप पूछ सकते हो। या मुद्रित माध्यम की विशेषता अगर आपसे पूछा जाता है तो ये भी बता सकते हो कि भाई लिखित में होता है, मुद्रित माध्यम जो भी होता है छपा हुआ होता है, शब्दों में स्थायित्व होता है, यानी कि कभी भी आप उसको बार बार पढ़ सकते हो, अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, धीरे धीरे पढ़ सकते हो। सो ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, काव्य खंड पर आधारित आपको 3 प्रश्नों में से 2 का उत्तर देना है। तो का है हमारा कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा दिखाने का क्या कारण है। तो देखो शारीरिक रूप से जो बंदा अपाहिज है उसका दुख, उसके आंसू और ये सारी चीजों को बड़ा बड़ा करके दिखाएंगे तो दर्शकों को भी दुख होगा, दुखी वो होंगे, तो उनको सहानुभूति आ गई, मतलब भाई जागेगी उसके लिए। ठीक है, जिसमें दर्शकों की आंखों से आंसू आएंगे तो टीआरपी बढ़ेगी टीवी वालों की, ये इसमें बता रखा है। फिर है बात सीधी थी पर कविता में कवि क्या कहना चाहता है, या फिर बात सीधी थी का प्रतिपाद्य हमें बताना है। तो बात सीधी थी जो है वो कुंवर नारायण जी की कविता है। कविता में इसमें ये बताया जाता है कि भाई कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए, ठीक है, ये कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा को बहुत ही आसान होना चाहिए ये बताया गया है। बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। ठीक है, तो अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के मतलब पर्याय के रूप में जानते हैं उन सब के भी अपने अपने एक अर्थ होते हैं। तो अच्छी कविता का बनना सही बात का सही अर्थ शब्द से जुड़ा होना होता है, यानी कि आप शब्द सही यूज करो, बात अपनी सीधी और स्पष्ट रखो, ये इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सबसे तेज बौछार भादो गया। ठीक है, आप यहाँ से भी मतलब प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं ये आप बता सकते हो, बाकी 2 ही अटेम्प्ट करने थे। 11वां क्वेश्चन है अब हमारा, काव्य खंड से ही आधारित और प्रश्न आ रखे हैं। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग का शमन कौन कर सकता है। तो तुलसी के अनुसार ईश्वर की जब हम भक्ति करते हैं, प्रभु की कृपा जब हम पर होती है तो हमारी भूख शांत हो सकती है। तो ईश्वर भक्ति को वो ऐसा मतलब समझते हैं कि वो ही पेट की आग को शांत कर सकती है, ईश्वर की भक्ति से ही भूख हमारी शांत होती है। फिर उसके बाद बादल राग कविता में निराला जी ने कैसी क्रांतिकारी विचारधारा उसमें दिखाई है अपनी। तो ये कविता सच में बताती है कि क्रांतिकारी वो हैं, समाज में पूंजीवाद का उन्होंने विरोध किया है, दलितों का जो शोषण होता था वो सब उसका मतलब उन्होंने विरोध किया, दलितों को एक अच्छा स्थान वो दिलाना चाहते हैं। और ये जो बिजली कड़कती है बादल राग में, तो इससे वो लोगों को क्रांति के लिए जगा रहे हैं। तो यहाँ का और ख हमारा ये 2 जो है हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। 12वां क्वेश्चन है गद्य खंड पर आधारित 3 में से किन्हीं 2 का आंसर देना है अब आपको। तो इसमें है खा वाला हम अटेम्प्ट कर सकते हैं पहले कि भाई डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की 3 विशेषताएं हमें बतानी है। तो डॉक्टर अंबेडकर ये मानते थे कि समाज में स्वतंत्रता हो, समता हो, ठीक है, भाईचारा हो, ठीक है, समाज में लोग एक साथ रहें, सभी को बराबर समझा जाए, भेदभाव ना हो। फिर मेंढक मंडली से लेखक का क्या तात्पर्य है और उन पर पानी डालने को वो व्यर्थ क्यों मानते थे। ठीक है, तो मेंढक मंडली यहां पर किसको कहा गया है।
तो जो बच्चे उछल कूद करते हैं, शरारती हैं, शोर शराबा करते हैं, कीचड़ में लौटते हैं, गंगा मैया के जयकारे लगाते हैं, 16-18 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, वो इंद्र देवता से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं, ये बच्चों की टोली है भाई, ठीक है, और इन्हीं को ही यहाँ पे मेंढक मंडली कहा गया है। तो जब सूखे की समस्या है, पानी की कमी है, तो इन पर पानी नहीं डालना चाहिए। फिर है गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के संदर्भ में महात्मा गांधी का स्मरण क्यों किया? शिरीष को याद करते हुए महात्मा गांधी को उन्होंने क्यों याद किया? तो देखो, शिरीष जो है वो भयंकर गर्मी और लू में भी हमेशा फूलदार रहता है, हमेशा फलता फूलता है। गांधी जी भी अपने चारों ओर इतना मतलब खून खच्चर अहिंसा इतना कुछ हुआ, फिर भी वो कठिनाइयों के में उसमें भी मतलब एक तरीके से अपने आप को ठीक रखते हैं। तो शिरीष भी ऐसा ही है। फिर अब भगतिन के सेवक धर्म की तुलना लेखिका ने किससे करी है? तो भाई भगतिन के सेवा धर्म की तुलना उन्होंने हनुमान जी से करी है। जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा करते थे, ठीक वैसे ही भगतिन अपनी मालकिन की सेवा करती है। और फिर है, लेखक के एक मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों लौट आए? ठीक है, तो इसमें आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो, वैसे तो दो ही करने हैं। तो भाई देखो, लेखक के मित्र बाजार जाकर ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि उनको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, तो ऐसे में वो बिना कुछ खरीदे वहां से लौट आए और वे बाजार की सब चीजें खरीदना चाहते थे, वे कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते थे भाई। तो जब वे उनको पता ही नहीं था कि क्या खरीदना है, तो ऐसे में फिर आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या लेना चाहिए। तो ये आपके सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी इसमें करवाए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।